नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है किसान, जमींदार और राज्य। जी हाँ, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिली, मतलब कि जिसके बारे में एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, तो उसके बारे में मैंने कुछ नोट डाउन कर रखा है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत चीज़ें जान लेते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी का वो भारत है जब मुगलों का शासन हमारे देश में हुआ करता था। ठीक है। अधिकांश आबादी जो थी वो गांव में रहती थी और शहरी आबादी बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, है ना, उसके बाद जो है मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र मतलब कि क्षेत्र थे उनके ऊपर इस मुगल शासन का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े बदलाव आए। ये गांव जो है मतलब कि शहरों से जुड़े, व्यापार, बाजार और मुद्राएं जो है इन गांवों में प्रवेश कर गई। तो धीरे धीरे जो है गांव का भी जो है विकास हुआ। किसान वर्ग सभी लोग जानते हैं, जो है मुगल काल में हर प्रकार की फसल जो है पैदा की जाती थी। कुछ किसानों के प्रकार देखने को मिले हैं इसमें, जैसे खुद काश्त और पही काश्त। जो खुद काश्त होते थे वो अपने ही गांव की अपनी ही जमीन पर खेती करते थे, और जो पही काश्त हुआ करते थे वो ठेके पर दूसरे के गांव में या दूसरे के खेतों में जाकर के काम किया करते थे। तो इस प्रकार की ये इंफॉर्मेशन मिली, है ना। तो किसान वर्ग तो एक तो ये हुआ जो अपने लिए भी, और जो है उसे लगान भी लिया जाता था। जो है लगान जो है नकद रूप में या अनाज के रूप में भी लिया जाता था। और मुगल शासकों की ओर से स्पष्ट आदेश भी था कि कोशिश की जाए कि जो लगान है वो नकद रूप में लिया जाए, है ना। और नहीं हो पाता है तो अनाज के रूप में, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी थी वो क्या थी, नकद रूप मतलब के रूप में। ठीक है। उसके बाद चांदी का हमारे देश में आगमन हुआ, क्योंकि मुगल साम्राज्य एक स्थायी साम्राज्य था, है ना। तो उसने बहुत लंबे समय तक शासन किया। तो जब शासन स्थायी होता है तो देश का विकास भी होता है। तो धीरे धीरे क्या करके हुआ कि चांदी का आगमन बड़ी तेजी से हमारे देश में हुआ। चांदी का आयात बढ़ा, क्यों? क्योंकि व्यापार हमारा उन्नत अवस्था में था। यूरोपीय देशों से चांदी का जो है हमारे देश में आगमन हुआ। और वो चांदी यूरोप में कहाँ से आ रही थी? वो आ रही थी अमेरिका से आ रही थी। तो अमेरिका से जो है यूरोपीय मतलब महाद्वीप में, उसके बाद हमारे देश में चांदी का आगमन शुरू हुआ व्यापार की वजह से। ठीक है। तो इस प्रकार से कई यूरोपीय विद्वानों ने भी बड़ा दुख व्यक्त किया कि सारी चांदी जो है भारत चली जा रही है। ठीक है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है इन मुद्राओं के बारे में। ठीक है। और जमींदार वर्ग भी हुआ करते थे जो मुगल शासकों के लिए जो है बहुत बड़े जमीन के मालिक होते थे। और खेती किसानी भी कराया करते थे, और जो टैक्स मिलता था वो सरकारी जो है कोष में जमा भी करवाते थे, मतलब कि करवाते थे। और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जमींदारी का विस्तार भी हुआ, क्योंकि जंगलों का सफाया हुआ, जमीनें और मिली, तो जमींदारी का भी विस्तार हुआ। निचली जाति के लोग भी अब जमींदार बनने लगे थे। जैसा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों का पहले जो एकाधिकार हुआ करता था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब निचली जातियां भी जमींदार बनने लगी थी। कुछ महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे बंगाल में। ठीक है। तो इस प्रकार के ये बदलाव देखने को मिले। तो जैसा कि मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो मैं यहाँ पर ले आया हूँ। इस किताब का जो आधार है वो है आईने अकबरी, या पूरा नाम जो है इसका अकबरनामा है। ये 3 जिल्दों की किताब है। तीसरा नाम है आईने अकबर के नाम से इसको जाना जाता है, जो तीसरा खंड है। ठीक है। तो अकबरनामा ही इस पूरे चैप्टर का एक आधार है, जिसको पढ़ करके, है ना, अबुल फजल ने जो है इस किताब के को मतलब लिखा और बहुत ही बारीकी से काम किया, और सारी इंफॉर्मेशन पूरे साम्राज्य की उसने कलेक्ट की और उसको इस किताब में लिखा। तो एक सूचना का एक बड़ा स्रोत है ये। ठीक है। तो वहीं से सब मिला है। तो भूमि का वर्गीकरण किया गया था टैक्स वसूलने के लिए। 4 प्रकार की भूमियां होती थी। पहली थी पोलज, जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती थी। पड़ती जो जमीन होती थी उसको कुछ दिनों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति जो है वो फिर से बढ़ जाए। तीसरी जमीन है चाचर, जो कि 3 या 4 वर्षों के लिए छोड़ दी जाती थी, ताकि वो और थोड़ा डेवलप कर जाए और उपजाऊ बन जाए। बंजर जमीन जो है ये 5 या 6 वर्षों, मतलब कि वो जमीन जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों तक खेती ना की गई हो,
तो ये 5 प्रकार की जमीनें थी। ठीक है, तो पहले प्रकार की जमीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जहां से सबसे ज्यादा लगान कलेक्ट होता था। अब नकद या जींस, जैसा कि मैंने कहा, मुगल बादशाहों का स्पष्ट आदेश था कि टैक्स नकद लिया जाए, लेकिन अनाज के रूप में भी कोई मतलब कि बुरा नहीं लिया जा सकता है। एक कणकूट था, जिसका मतलब है कि अंदाजा लगा करके टैक्स या लगान निर्धारित किया जाता था। बटाई का मतलब है, जिसको भावोली भी कहते हैं, अनाज को एकत्र किया जाता था और उसको बांट लिया जाता था। और ये होता था कि अब तुम चाहे जौन सा हिस्सा ले लो और अपने घर जो है घर को चलो। तो ये बटाई होती थी इस प्रकार से। खेत बटाई ये कैसे होती थी कि बीज बो दिया गया है, बीज बोने के बाद ये खेत पड़ा हुआ है, बीज बोया हुआ है, और दोनों पक्ष आकर के आधा आधा जमीन बांट लेते थे, तय कर लेते थे कि ये हिस्सा मेरा, वो हिस्सा तुम्हारा। एक्सक्यूज मी। तो ऐसे हुआ। चौथी है लांग बटाई। फसल जो अनाज होता है उसको जो है उस फसल से अलग नहीं करते थे, जैसे धान होता है ना, तो उससे अलग ना करे, उसको गठरी बांध दी जाए और उसका ढेर लगा दिया जाए, है ना, गट्ठर बना करके उसी गट्ठर को बांट लेते थे। तो ये होता है लांग बटाई या लांग बटाई, है ना। तो इस प्रकार का ये देखने को मिलता है। अब आईने अकबरी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। ये किताब जो है अबुल फजल के द्वारा शासन के 42वें वर्ष, किसके, अकबर के, 1598 में 5 संशोधनों के बाद ये प्रकाशित हुई। बहुत बारीकी से काम हुआ था, हर प्रकार की कोशिश की गई इसको लिखने की किताब कि कोई किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। 5 संशोधनों के बाद ये किताब जो है प्रकाशित हुई। 3 जिल्दों में है, इंपॉर्टेंट है, 3 जिल्दों में है। तीनों जिल्दों को सामूहिक रूप से अकबरनामा कहते हैं ना। और जो इसकी तीसरी जिल्द है उसको आईने अकबरी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, तीसरी जिल्द। ठीक है। अब आइन को भी 5 भागों में बांटा गया है, आईने अकबरी को 5 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है मंजिल आबादी, जिसको दफ्तर भी कहते हैं, पहला दफ्तर, दूसरा दफ्तर, तीसरा दफ्तर, चौथा, पांचवा दफ्तर। पहला जो दफ्तर है वो मंजिल आबादी, जिसमें शाही घर और परिवार के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सिपह आबादी में क्या मिलता है, सैनिक और नागरिक प्रशासन हमको पढ़ने को मिलेगा, और कुछ विद्वानों की, शासकों की जो है जीवनियां भी इसमें देखने को मिलेंगी। मुल्क आबादी, साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलू, है ना। इसमें लगान, टैक्स क्या होता है, कैसे करके कैसे वसूलना है ना, जमीनों के प्रकार, ये सब चीजें जो है इसी में पढ़ने को हमको देखने को मिलेगी मुल्क आबादी में, जो कि आईने अकबरी का तीसरा भाग है। चौथे और पांचवें भाग में मजहबी, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और रीति रिवाज हमको पढ़ने को मिलते हैं भारत के। ठीक है। अब कुछ समय के बाद ये हुआ कि किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको इसका अंग्रेजी में भी जो है अनुवाद हुआ। जो उसका पहला खंड था उसका जो अनुवाद किया गया ब्लॉक मैन के द्वारा कलकत्ता में 1873 में। ठीक है। दूसरा और तीसरा खंड जो उसका अंग्रेजी में अनुवादित हुआ वो जैरेड के द्वारा हुआ था कलकत्ता 1891 और 94 में। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने आज आपके सामने पेश किया इस चैप्टर के माध्यम से। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन भी सकते हैं, तो वही मैंने आपको आज बताया। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।